नेपाल की पॉलिटिक्स में ना एक जबरदस्त भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल के सेंटर में है एक ऐसा शख्स जो नेता बनने से पहले एक रैपर था। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आर्टिस्ट ने दशकों पुरानी पॉलिटिकल व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? एक रैपर जो अपने गानों से सिस्टम पर सवाल उठाता था, वो खुद उस सिस्टम को बदलने वाला सबसे बड़ा चेहरा कैसे बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं है, इसे आप एक पॉलिटिकल सुनामी कह सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी 2026 के चुनावों में 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है। और नेपाल की राजनीति में 2/3 बहुमत का मतलब होता है संविधान तक बदलने की ताकत। तो हाँ, ये सच में एक राजनीतिक भूकंप है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? मतलब अचानक से जनता ने दशकों पुराने नेताओं को छोड़कर एक बिल्कुल नए चेहरे पे भरोसा कैसे कर लिया? इसका जवाब ना नेपाल के पिछले कुछ सालों के पॉलिटिकल इतिहास में छिपा है। एक ऐसा इतिहास जो अस्थिरता और टूटे हुए वादों से भरा पड़ा था। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 2008 में जब राजशाही खत्म हुई, तब से लेकर अब तक नेपाल 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री देख चुका है। मतलब कोई भी सरकार अपने 5 साल पूरे ही नहीं कर पाई। इस लगातार पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने एक ऐसा वैक्यूम बना दिया था जिसे भरने के लिए किसी नए चेहरे की जरूरत थी। और ये जो पूरी अस्थिरता थी ना, इसके पीछे थी ये 3 बड़ी पार्टियां, नेपाली कांग्रेस, CPN-UML और माओवादी सेंटर। ये पार्टियां सत्ता की कुर्सी के लिए आपस में ही लड़ती रहीं, गठबंधन बनाती रहीं, तोड़ती रहीं, और इस बीच आम जनता भ्रष्टाचार और ठप पड़ी इकोनॉमी से जूझ रही थी। लोगों का सब्र अब टूट रहा था। और ठीक इसी निराशा और गुस्से के माहौल में एंट्री होती है एक ऐसे लीडर की जो पारंपरिक राजनीति के खांचे में फिट ही नहीं बैठता था। नाम है बालेन शाह। पॉलिटिक्स में आने से पहले बालेन शाह की 2 पहचान थी। एक, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे और दूसरी एक बेखौफ रैपर। जब बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे थे, तब बालेन अपने गानों से भ्रष्टाचार और सोशल इनइक्वालिटी पर सीधा अटैक कर रहे थे। और यही वजह थी कि वो नेपाल के युवाओं की आवाज बन गए। लेकिन उनका असली पॉलिटिकल डेब्यू, वो धमाका जिसने सबको चौंका दिया, वो हुआ 2022 में, जब उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत लिया। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, ये इस बात का साफ संकेत था कि बदलाव की हवा अब चल पड़ी है। और मेयर बनकर उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाया। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए, शहर के कूड़ा कचरा मैनेजमेंट को सुधारा और सरकारी सेवाओं को डिजिटल किया ताकि करप्शन पर लगाम लग सके। लोगों ने पहली बार एक ऐसे नेता को देखा जो सिर्फ वादे नहीं कर रहा था, बल्कि रिजल्ट दे रहा था। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तो देखिए, एक तरफ थे बालेन शाह, जिनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ थी जनता जो बदलाव के लिए बेताब थी। जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिली तो एक ऐसी जबरदस्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट लहर उठी जिसने नेपाल की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इस चिंगारी को आग बनाने का काम किया 2025 के प्रोटेस्ट्स ने। करप्शन, महंगाई और बेरोजगारी से तंग आकर हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। पब्लिक का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि सरकार को झुकना पड़ा और नए चुनावों का ऐलान करना पड़ा। अब स्टेज पूरी तरह से तैयार था। और अगर इस बदलाव का पैमाना देखना है तो बस ये ग्राफ देखिए। बालेन शाह ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली जैसे दिग्गज नेता को एक तरफा मुकाबले में हराया। मतलब किसी नए चेहरे का एक पूर्व प्रधानमंत्री को इतने बड़े मार्जिन से हराना ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक युग का अंत था। तो नतीजा क्या हुआ? नेपाल का जो पुराना पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट था, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। नेपाली कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई और भ्रष्टाचार के आरोपों में उलझी रही, CPN-UML गवर्नेंस के मोर्चे पर फेल हो गई, और माओवादी नेताओं का करिश्मा भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो आखिर बालेन शाह की जबरदस्त जीत का सीक्रेट सॉस क्या था? इसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स थे। 1, उनकी बिल्कुल साफ सुथरी एंटी करप्शन इमेज। 2, सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक और यूट्यूब पर उनका दबदबा। 3, देश की 40% युवा आबादी के साथ उनका सीधा कनेक्शन। और सबसे जरूरी चौथा इंग्रेडिएंट, काठमांडू के मेयर के तौर पर उनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड।
उन्होंने वादे नहीं, सबूत पेश किए। लेकिन अब जब जीत का जश्न खत्म हो गया है, तब असली इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि इतने बड़े जनादेश के साथ उम्मीदों का पहाड़ भी आता है और आगे का रास्ता भी चुनौतियों से भरा है। नेपाल के लोगों ने सिर्फ एक नए नेता को नहीं चुना है, उन्होंने एक नई उम्मीद को वोट दिया है। वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो, इकोनॉमी दोबारा पटरी पर लौटे और गवर्नेंस पूरी तरह से डिजिटल और ट्रांसपेरेंट हो। अब इन उम्मीदों को हकीकत में बदलना नई सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पर ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, राह में कांटे ही कांटे हैं। दशकों से जमा हुआ सिस्टम यानी ब्यूरोक्रेसी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं। देखिए, एक क्रांति को लीड करना एक बात है, पर सरकार चलाना और डिलीवर करना वो बिल्कुल अलग गेम है। और इन सब मुश्किलों के ऊपर है सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती। एक तरफ है भारत तो दूसरी तरफ है चीन। इन दो ताकतवर पड़ोसियों के बीच बैलेंस बनाना किसी रस्सी पर चलने जैसा है, जहां जरा सी भी चूक पूरे देश को मुश्किल में डाल सकती है। ये नई सरकार की शायद सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, एक आंदोलन के तौर पर जीतना और एक सरकार के तौर पर शासन करना, क्या ये दोनों एक ही बात है या फिर बिल्कुल अलग? नेपाल का भविष्य अब इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।